Hello students, welcome to Core Academy. Today I am going to discuss some remaining parts or remaining topics of this chapter important for JEE Main. तो एक दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं लेकिन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको नहीं पढ़ा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन के बेसिक आपके क्लियर हो गए। तो वो जो एक दो पॉइंट्स मैंने छोड़े वो इसलिए छोड़े ताकि आप लोग पूछें। आई जस्ट वांटेड टू नो whether you are taking interest or not. So I am happy to see that lot of students are taking interest and they are asking the doubts even on WhatsApp number और YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी पूछ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी बात करते हैं, उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। स्पेशली प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी मींस क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जो कि आपने लिंक पर जाकर के डाउनलोड किया था, वहां से जो क्वेश्चंस में डाउट आया वो डाउट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। एंड इज यू नो दैट द टेस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर रिलेशन इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 25th of April. सो आप उसके पहले अगर आप और भी डाउट्स पूछते हैं तो या तो मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा या इस तरीके से वीडियो बना करके जवाब दे दूंगा। मैक्सिमम डाउट्स जो आपको आ रहे होंगे, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था कि आपको डाउट्स आएंगे और आप पूछेंगे, उन डाउट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं। बट बिफोर डाउट डिस्कशन वी मस्ट स्टडी द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले जो मेन डाउट था वो था एक इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है सर। ठीक है, ये सबका कॉमन डाउट है, मुझे पता था कि ये आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास को समझते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ए टू ए में इक्विवेलेंस रिलेशन जब डिफाइन हुआ तो इस सेट में एक एलिमेंट 1 पकड़ा तो 1 जिस जिस से भी रिलेटेड है इधर उन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। आपको पता है जब आप रिलेशन पढ़ते थे तो आपको डोमेन, रेंज ये सब समझाया गया था। ए टू बी में जब रिलेशन डिफाइन होता था तो डोमेन मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में काम आते थे, रेंज बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में काम आते थे। ठीक उसी तरीके से ए से ए में, अभी मैं फाइनली समझा रहा हूं, ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन हुआ जो कि इक्विवेलेंस है। तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये न जाने कितनों से रिलेटेड होगा, न जाने कितनों से रिलेटेड होगा, बस ये याद रहे कि वो इक्विवेलेंस, ये मैं 3 बार बोल चुका हूं इक्विवेलेंस है। तो ये जिन जिन से भी रिलेटेड है ना उन सब का कलेक्शन 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। 2 अंडर दैट रिलेशन, इधर का एलिमेंट 2 जितने भी एलिमेंट से रिलेटेड है उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन या सेट विल बी द इक्विवेलेंस क्लास फॉर एलिमेंट 2। तो अब आप समझ गए हो, मैं इसको लिख रहा हूं। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन लिख रहा हूं। कंसीडर आर डिफाइंड ए टू ए इज इक्विवेलेंस एंड A, B belongs to R। ठीक है, then equivalence class of A is denoted by this। समझ रहे हो, यहां से यहां अब A के जितने भी रिश्तेदार हैं ना सबका कलेक्शन। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज कलेक्शन जैसे ही बोल दिया, सेट जैसे ही बोल दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। यहां पर ए का रिलेटिव, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, x इज रिलेटिव ऑफ ए अंडर द रिलेशन r और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू y या b। ठीक है, वेयर देखो ए का रिलेटिव ना, ए के रिलेटिव का कलेक्शन है, तो A, B belongs to R। ठीक है, तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझ लो पॉज करके। अब हम एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A 1 2 3 4 5 6 इज किस तरीके से डिफाइंड है, कैपिटल R इज इक्वल टू
जब भी रिलेशन है मतलब कलेक्शन ऑफ पेयर्स, तो किन पेयर्स का कलेक्शन है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। अब बच्चों मैं यहां पर ये प्रूव करने नहीं बैठूंगा कि इक्विवेलेंस है, क्योंकि टाइम पास होगा, क्योंकि आप ये काम पहले ही कर चुके हो। और शॉर्ट में बताऊं तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 each and every element of this set is related to itself, so it is reflexive. If 2 is related to 6, then 6 will be related to 2, symmetric. For every a comma b, b comma a is also in the relation. ट्रांजिटिव भी होगा, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। तो मुझे सीधा सीधा फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इसको क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो आप ना मेथड को तो गोली मारो, आप सीधा रिलेशन को इमेजिन करो। जब चीजें दिखेंगी तो हमें दो के रिश्तेदार ढूंढने हैं अंडर दिस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब है ए के रिश्तेदारों की लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ ए, ठीक है, ये आप याद रखना, रिश्तेदारों की लिस्ट। तो रिलेशन जब मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, रिलेशन क्या है, दिस a माइनस दिस b मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो 1 इज 2 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढनी ना, तो पूरा रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इक्विवेलेंस है। तो 2, क्योंकि 2 1 नहीं होगा, 2 माइनस 1 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 2 2 होगा बिकॉज 2 माइनस 2 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4, 2 माइनस 3 नहीं होगा, 2 माइनस 4 नहीं होगा, 2 माइनस 5 नहीं होगा, 2 माइनस 6। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कितना आ गया, 2,6। आया समझ में, ठीक है। अगर यहां पर आपसे पूछा जाता कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, वो भी निकाल लेते सर। तो 3 विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 इज रिलेटेड टू, अब 3 के लिए 7 नहीं है ना, तो बस। यानी एक चीज आप सीखे बच्चों, अगर ए की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढोगे तो ए तो उसमें फंसेगा ही फंसेगा, ए के रिश्तेदारों की लिस्ट में। हालांकि ए का रिश्तेदार ए नहीं हो सकता फिजिकली, लेकिन अभी समझने के लिए आप ए और ए के रिश्तेदारों की लिस्ट ऐसे समझ सकते हो। वो जो मैंने आपको टिप लिखाई थी ना, तो आप उसमें इतना सा मॉडिफिकेशन कर लेना कि ए और मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मींस ए और ए के रिश्तेदारों की लिस्ट, ठीक है। तो ये तो आना ही आना है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब ए आर ए, अगर ए नहीं आया तो इसका मतलब ए आर ए नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास तब है जब रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड का एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि लेट कैपिटल ए इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R be the relation in A cross E. It was asked in 2014 4 marks such that A comma B is related to C comma D if A plus B is equal to B plus C. Prove that R is equivalence and also find equivalence class of the element 2,5। ये क्वेश्चन हर साल बच्चे पूछा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जाम्पल की फॉर्म में नहीं लिए, जानबूझ करके नहीं लिए, क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाहता था। पहले आपके बेसिक अच्छे हों, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। बोर्ड में आया है तो ऑब्वियस ही बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो समझो ये जो रिलेशन आ रही किससे किस में लगा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमेशा इस बात पर होता है जब भी हम रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन किस सेट से किस सेट में लगा है। तो आर लगा है किससे, ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब समझते हो,
कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस 81 पेयर्स होंगे। फील करते जाओ, बिना फील किए मेरा एक भी लेक्चर समझ नहीं आएगा। एक क्रॉस एक का मतलब है सर 1 से लेकर 9 तक टोटल 81 पेयर्स, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 ऐसे पेयर्स यहाँ पड़ेगा। इन पेयर्स का रिलेशन इन्हीं पेयर्स से, अंडर विच कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि this pair, one pair of this type will be related to C, D if A plus D is equal to B plus C। तो अगर आप रिलेशन समझ गए तो मुझे ये बताओ, याद हो गया रिलेशन? अगर याद नहीं करोगे ना तो नहीं होगा क्वेश्चन। ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि पेयर 1 will be related to पेयर 2, पेयर any pair of this A cross A will be related to the pair of this A cross A if पेयर का फर्स्ट एंड दूसरे पेयर का लास्ट का सम इज इक्वल टू दोनों के, इसका एंड और इसका फर्स्ट ऑर्डर, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ऑर्डर। तो मुझे ये बताओ इस रिलेशन में 2,3 और 3,2 आपस में रिलेटेड है या नहीं? 2 + 2 4, 3 + 3 6 नहीं है, यानी 2,3 और 3,2 रिलेशन में नहीं है। तो अब ये बताओ 4,3 और 4,3 है क्या? चेक करके बताओ। 4 + 3 और 3 + 4 है, गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिलेशन को जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 4,3, 4,3, इज इन द रिलेशन। ये एक पेयर हुआ रिलेशन का, क्योंकि अब की बार पेयर विल मेक अनदर पेयर, सो दिस विल बी द वन एलिमेंट ऑफ, और भी लिख सकते हो 1 2 1 5 और 3 8 7, जब ये भी बनाएंगे इनका सम 8, इनका सम 8, ये भी बनाएंगे तो ये एक अनदर पेयर होगा। तो आई होप कि आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। यानी पेयर विल मेक अनदर पेयर टू बी इंसर्टेड इनटू द रिलेशन नेम्ड R। पेयर्स का भी पेयर्स, ठीक है, तो दो पेयर विल मेक वन पेयर, तब जाके वो R में रखने में आएगा। तो अभी आपको फील आ गई पेयर्स। अब क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? फॉर एवरी पेयर A, B, क्योंकि अब की बार एलिमेंट नहीं है, रिलेशन A क्रॉस A से A क्रॉस A में लग रहा है, तो ये अब हमारे लिए एक यहाँ से जब रिलेशन इसमें लग रहा है तो इधर में कोई एक एलिमेंट पकड़ना है, तो इधर में एलिमेंट पेयर की फॉर्म है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है, चेक करना है कि A, B इज रिलेटेड टू A, B और नॉट, ठीक है। तो ये कब रिलेटेड होगा सर? जब A + B = A + B होता है, तो यहाँ लिख दो फॉर एवरी दिस A + B इज इक्वल टू A + B इज इक्वल टू B + A। इसका मतलब ये हो गया कि A, B इज रिलेटेड टू A, B, ठीक है। दिस इंप्लाइज, क्योंकि देखो पहला प्लस आखिरी टर्म यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, फिर ये A + B। तो और ये होता भी A + B = A + B, इससे क्या लिख सकते हैं? A, B will be related to B, will be related to A, क्योंकि ये C है और ये B, तो यहाँ पर A + D, तो ये D की जगह लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2 इज रिलेटेड टू 1, 2, 1, 2 इसमें पेयर होगा, क्योंकि 1 + 3 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, कोई भी पेयर 3, 4 हर एक पेयर। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो कैसे? सर इधर कोई भी पेयर इमेजिन करो, 5, 6 विल बी रिलेटेड टू 5, 6, 7, 8 विल बी रिलेटेड टू 7, 8। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि हम हर एक पेयर को A क्रॉस A के हर एक पेयर को पकड़ करके उसका उससे रिलेशन, खुद से रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। कहाँ तक करेंगे? इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्री चेक करते हैं। चेक फॉर सिमेट्री। सिमेट्री के लिए
सर दो पेयर जो ऑलरेडी रिलेशन में है तो उनका उल्टा भी रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। लेट a, b इज रिलेटेड टू c, अब हमें क्या प्रूव करना है? अगर ऐसा है तो क्या हो गया? a प्लस डी विल बी इक्वल टू b प्लस, या फॉर एवरीथिंग ना, जितने भी ऐसे पेयर्स हैं, इधर का एक पेयर इधर के एक पेयर से रिलेटेड है, तो अगर ऐसे रिलेशन है तो ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो उनके बीच में रिलेशन है या नहीं। अब हमें क्या चेक करना है? इधर रेफर कर रहा हूं, चेक करना है हमें कि c, d इज रिलेटेड टू a, b और नो। इसका मतलब c प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस d अगर ले आए हम तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ले आएंगे। इससे हम क्या करेंगे भाई? अगर ऐसा है तो a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस c। अब इससे हमें ये चाहिए तो इसको कैसे लिख देंगे? c प्लस b, इसको इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? a प्लस d। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? c, d इज रिलेटेड टू, ये यहाँ से नहीं दिखेगा, रफ वर्क से दिखेगा। आप ये सोचोगे सर यहाँ से दिख जाए, वैसे भी पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो पहला चौथा मतलब ये यहाँ आएगा, फिर ये दूसरा तीसरा, तो ये तो c, d और c, d बिलोंग्स टू, आप यहाँ से लाने की टेंशन मत लो, आप सीधा यहाँ से समझो, ठीक है? तो क्या हो गया? c प्लस बी को a प्लस डी होना चाहिए है। अब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर a, b is related to c, d, then c, d is also related to a, b. This implies R is symmetric. ठीक है? यानी क्या बात हो गई कि सर अगर 1, 3 is related to, देखो मेंटेन रखना है, इसका सम अगर मैं रख रहा हूँ 5 तो यहाँ 2 आएगा, तो 5 यानी रिलेटेड होगा तो उल्टा भी रिलेटेड होगा, यानी फॉर एवरी, यानी इधर में a क्रॉस a में जो 1, 3 नाम का एलिमेंट होगा इट विल बी रिलेटेड टू 2, 4, तो यहाँ 2, 4 विल आल्सो बी रिलेटेड टू 1, 3। यानी इस तरीके से सिमेट्री मेंटेन है फंक्शन रिलेशन में। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। जब ये तीनों चेक होंगे तब जाकर के हम लोग बोल पाएंगे कि ये रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस है। चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। आप ना जब भी आपको समझ में नहीं आए ना रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन, आप फील करें कि रिलेशन कहां से कहां लग रहा है। 2-4 रिलेशंस या 2-4 एलिमेंट्स उस रिलेशन में जो आने वाले होंगे पेयर्स, उनको फील करके देखो। आपको अपने आप रिलेशन में जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी में हम क्या करेंगे? याद करो, a, b, c इन द रिलेशन लेते हैं। फॉर एवरी a, b रिलेटेड टू c, d एंड c, d रिलेटेड टू e, f। ठीक है? जब पहले क्वेश्चन करते थे तो कैसे लिखते थे? फॉर एवरी a, b, c, d। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी। a, b, c, d ये रिलेशन का एक पेयर है फॉर एवरी। फिर c, d, e, f, तो ये अच्छा नहीं लगता लिखने में। तो a, b अगर रिलेशन में है तो इसको ARBB बोलते हैं। ठीक है? अब हमें लाना क्या है? a, b, c, d से रिलेटेड है, a, b, c, d से रिलेटेड है, c, d, e, f से रिलेटेड है, तो a, b, e, f से रिलेटेड है। यानी मतलब अपने को लाना है टू चेक कि a, b रिलेटेड टू e, f है या नहीं। ये कब रिलेटेड होंगे? जब a प्लस f, रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू आप b प्लस e कहीं से लेकर के। अगर ले आए, अगर ऐसा ले आए तो ऐसा लिख दोगे, और अगर ऐसा लिख दोगे तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो अगर ये फॉर एवरी दिस मैंने क्या बोल सकता हूँ? a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी एंड c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e। अब मुझे क्या चाहिए? c और d इसमें नहीं चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दो। सही, आपको कैसे पता लगता है कि ऐड करना है? बच्चों मैक्सिमम ट्रांजिटिव चेक जब चेक करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये भी नहीं है। तो चेक ऐड करने से या सब्ट्रैक्शन करने से यूजुअली रिलेशन आ जाता है। तो अब देखो, जब मैंने ऐड किया तो क्या आएगा? डी इधर आएगा,
तो b से d कट जाएगा, दोनों तरफ d आएगा, c इधर भी आएगा इधर भी आएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस एफ इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा इधर c प्लस डी भी इधर आएगा और b प्लस e प्लस c प्लस d, c प्लस d से c प्लस d कटा मीन्स a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e, दिस इम्प्लाइज a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e, दिस इम्प्लाइज क्या बोल दूंगा a comma b is related to e comma f. This shows that R is ठीक है। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, मींस रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। अभी तो क्वेश्चन पूरा कहाँ हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 बतानी है, ठीक है। तो बच्चों नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, मींस यानी इधर जो एक रो से था उसमें जो 2,5 नाम का जो पेयर था वो किस किस से रिलेशन बनाएगा ये आपको ढूंढना है। तो लेट 2,5 मैक्स या 2,5 is related to x, let 2,5 is related to x, y। हमें ये तो ढूंढने कौन कौन से इधर वाले पेयर्स, कौन कौन से जोड़े इधर एक क्रॉस ए में जो इधर जोड़े हैं, कौन कौन से जोड़े 2,5 से रिलेटेड है। हमने किसी एक जोड़े को पकड़ा x, y, तो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, लेट्स हैव अ लुक। 2 plus y will be equal to 5 plus x. So I can say that y minus x is equal to, ठीक है। Now you know that x और y क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब आप सेट करो, तो y को क्या ले सकता हूँ, 1 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 1 5 y minus x 3 होना चाहिए ना, 6 3 7 4 8 5 9 6 10 is not permissible। यानी बच्चों 2,5 will be related to 2,5, इधर वाला जो एक क्रॉस ए है इसको जब फिल करेंगे तो ये इधर में किस किस से रिलेटेड होगा, देखो x, y से इधर 1,4 से रिलेटेड होगा, 2,5 से होगा, 3,6 से होगा, 4,7 से होगा, 5,8 से होगा और 6,9 से होगा। सर हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं है तो मत करो भरोसा, खुद चेक कर लो। 2,5 is related to 1,4, कैसे 2 plus 4 6 5 plus 1 6, ये इससे भी रिलेटेड है। 2 plus 5 7 5 plus 2 7, ये इससे भी रिलेटेड है। 2 plus 6 8 5 plus 3 8, सिंपल। अब ना यहाँ दो बात है, सर आपको कैसे आइडिया आया, आइडिया ऐसे आया कि ये इधर एक पेयर मुझे दिख रहा था, एक रो से में 81 पेयर्स नाच रहे थे, उसमें से 2,5 को मैंने पकड़ लिया। अब उससे पूछा कि बता तू इधर किस किस से रिलेटेड होगा। अब अगर मैं सब 81 पेयर से पूछूं कि बता इससे होगा क्या इससे होगा क्या, तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि इधर कौन कौन से पेयर, तो इधर वाला जो पेयर है वो कैसा होगा, x, y। तो x, y और 2,5 के बीच में रिलेशन लगा लिया, उससे ये कंडीशन मिल गई, फिर हमने x, y सोच लिए। तो नाउ फाइनली वी कैन राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, क्या क्या हो जाएगी, कलेक्शन, ठीक है, इन पेयर्स का कलेक्शन 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटीसिमेट्रिक। अब हम लोग समझते हैं बच्चों एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी सिचुएशन आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूँ। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट ए से सेट ए में, तो अगर हमने एटलीस्ट एक ऐसा पेयर ढूंढ लिया a, b टाइप का जिसके लिए b, a रिलेशन में नहीं है, ध्यान से सुनना, तो रिलेशन क्या कहलाएगा, एंटीसिमेट्रिक। अब पता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है ना, वीडियो पोस्ट करके जो मैंने बोला उसको सोचना। वापस से बोलता हूँ, एक रिलेशन जो ए से ए में लगा, अगर हमने उस रिलेशन में एक पेयर भी ऐसा ढूंढ लिया a, b जिसके लिए b, a नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटीसिमेट्रिक।
अब कुछ बच्चे ना इस बात को गलत समझ लेते हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तब हम वापस से आते हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, a relation defined on A such that for at least one A comma B belongs to R, B comma A must not be in the relation, yet does not belongs to R, is known as anti-symmetric relation। पता है अब आप कंफ्यूजन क्यों हो गए? क्योंकि आपने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा हुआ है, अब आपका दिमाग ना खराब होगा थोड़ा सा, लेकिन मत करो खराब आप ना। और यहां पर एक और चीज है, गिवन दैट A नॉट इक्वल टू B। अब मैं आपको इसको समझाता हूं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। Which of these relations are or is anti-symmetric? अगर आप एक ऐसा पेयर A कोमा B ढूंढ लो रिलेशन में जिसके लिए B कोमा A नहीं है रिलेशन, तो मतलब क्या हो जाएगा? वो रिलेशन एंटी-सिमेट्रिक हो जाएगा। आपको सिमेट्रिक में सिखाया गया था फॉर एवरी A कोमा B बिलोंग्स टू R, B कोमा A मस्ट बी इन द R। या मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट एक A कोमा B के लिए अगर B कोमा A रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा बस। और याद रखना A नॉट इक्वल टू B है। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब आपको एंटीसिमेट्रिक नोट, एंटीसिमेट्रिक का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो सिमेट्रिक ना हो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है? यही मैं कहना चाह रहा था। एंटीसिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, रिलेशन में जितने भी पेयर्स हैं A कोमा B, A और B यानी ऐसे पेयर के लिए तो सोचना ही नहीं है कहीं, अगर जैसे ये वाले पेयर के लिए तो चेक लगाना ही नहीं है, क्योंकि देखो फॉर एटलीस्ट वन एक ऐसा A कोमा B ढूंढना है। और जब मैं A कोमा B बोल रहा हूं मतलब A और B मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि बच्चों A कोमा B लिखने का मतलब हमेशा A और B डिफरेंट नहीं होता था। A कोमा B में 1 2 भी आता है, 1 1 भी आता है, 2 3 भी आता है, 2 2 भी आता है, लेकिन यहाँ पर A कोमा B मींस A कोमा B यानी A और B डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है? तो आप देखो एक ऐसा पेयर आपको एटलीस्ट ढूंढना है, एक ऐसा पेयर आपको एटलीस्ट ढूंढना है। 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट नहीं, एक पेयर ऐसा जिसके लिए B कोमा रिलेशन में नहीं है, तो क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक है। 1 2 के लिए 2 1 नहीं, एक पेयर बस ढूंढना है, सभी के लिए नहीं ढूंढना है। जबकि जब सिमेट्रिक चेक करते थे तो क्या बोलते थे? 1 2 मिल गया तो 2 1 भी होना चाहिए, नहीं है तो बच्चों ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये एंटीसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं। अब अभी फिर आप बोलोगे सर यही तो हुआ, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटीसिमेट्रिक हो। देखते जाओ अभी आगे क्या होता है। 2 2 सर इसके लिए एंटीसिमेट्रिक A B टाइप का एक ऐसा पेयर ढूंढना है। अगर हम रिलेशन का एंटीसिमेट्रिक होना चेक करना चाह रहे हैं तो हमें A B टाइप का एक एटलीस्ट एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसके लिए B A नहीं हो। इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, 3 2 नहीं, ये क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे? इनको पकड़ते नहीं, 2 3 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक में नहीं है। इधर देखो, इसको पकड़ेंगे नहीं, ना तो सिमेट्रिक के लिए पकड़ेंगे ना ही एंटीसिमेट्रिक के लिए पकड़ेंगे। इसको पकड़ेंगे, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है और एंटीसिमेट्रिक। सर ये तो लगभग एक जैसे एग्जांपल आ रहे हैं इसमें। अभी आगे देखो, 1 2 है पकड़ा, सिमेट्रिक के लिए भी पकड़ेंगे तो 2 1 भी होना चाहिए। पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं या फिर एंटीसिमेट्रिक पहले चेक कर लो। 1 2 के लिए 2 1 है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका उल्टा नहीं। 2 1 के लिए 1 2 है, 2 3 के लिए 3 2 है, 3 2 के लिए 2 3 भी है। फर्स्ट यानी बच्चों ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? एक भी ऐसा पेयर नहीं मिला A B टाइप का जिसके लिए B A रिलेशन में ना हो, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा और सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हो? सिमेट्रिक हुआ तो एंटीसिमेट्रिक नहीं हुआ,
एंटी सिमेट्रिक हुआ तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो अभी आप रिलेट मत करना, अभी थोड़ा सा इंतजार करो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एक रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है इट डजंट मीन कि वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा हमेशा। ये दोनों का कंफ्यूजन आपको सिमेट्रिक का अलग तरीके से समझना है, एंटी सिमेट्रिक को अलग तरीके से समझना है। यहाँ देखो, एंटी सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा पेयर ढूंढो A, B टाइप का जिसके लिए B, A रिलेशन में ना हो। 1, 2 के लिए है, सर यहाँ फेल हो गया। 2, 3 के लिए है, 3, 4 के लिए 4, 3 नहीं है, तो क्या एंटी सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आओ सर एंटी सिमेट्रिक है क्यों? एक भी ऐसा पेयर नहीं ढूंढ पाए, एक भी ऐसा पेयर नहीं ढूंढ पाए फॉर एटलीस्ट वन जिसके किसी एक A, B के लिए B, A रिलेशन में ना हो। इधर A, B का पेयर ही नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक फॉर ऑल, फॉर एवरी A, B इन द रिलेशन, B, A मस्ट आल्सो बी इन द रिलेशन। इधर A, B मिलाएंगे, इधर को सिमेट्रिक भी हुआ और एंटी सिमेट्रिक भी हुआ। तो समझे बात को? यानी बच्चों एंटी मतलब आप नॉट सिमेट्रिक मत समझना, एंटी सिमेट्रिक अलग है, सिमेट्रिक अलग है। आप इसको वापस से रिवाइज करके देख लेना। एंटी सिमेट्रिक मतलब बस रिलेशन में एक कम से कम ऐसा पेयर मिल जाए A, B टाइप का। ये इसको A, B नहीं लेंगे, A नॉट इक्वल टू B है। एक ऐसा पेयर मिल जाए A, B टाइप का जिसके लिए B, A रिलेशन में नहीं हो। जबकि सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सभी A, B के लिए B, A भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब ये जो एंटी सिमेट्रिक पढ़े ना इसके एग्जांपल को हम लोग देखते हैं आगे। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए अगला रिलेशन, सॉरी अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। A relation capital R defined on N as A, B such that A is lesser than or equal to D। ठीक है, check R is anti-symmetric or not। बच्चे बोर्ड में नहीं है ये, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड में तो इक्विवेलेंस क्लास था, ठीक है, और आगे बोर्ड में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो अब ना मुझे चेक करना है, तो यानी क्या हो गया, एन में डिफाइन किया तो एक एविडेंस देना है। देखो पहले हम लोग रिलेशन को समझ लेते हैं। 1, 2 रिलेशन में होगा और 2, 1 नहीं होगा, हमें तो एक पेयर ढूंढना है ना। हियर 1, 2 is in the relation, belongs to relation। Why? Because 1 is lesser than equal to 2 and 2, 1 does not belong to that relation because ये false है, not possible। समझ गए? एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसके लिए A, B R में हो तो B, A R में नहीं, एटलीस्ट एक पेयर ढूंढो, बाकी पेयर ढूंढना ही है। दिस मींस R is anti-symmetric। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी सिमेट्रिक को समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एंटी सिमेट्रिक में इंटरेस्ट ले रहे हो ना बच्चों, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। A relation which is symmetric can never be anti-symmetric। ट्रू और फॉल्स? वीडियो पॉज करके सोचना, सोच लिया? देखो फॉल्स, सर फॉल्स ही तो करके दिखाओ। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, एकदम आराम से सोचो। एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, कैन नेवर बी एंटी सिमेट्रिक। सर तो ये तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि एक भी ऐसा पेयर नहीं जिसका उल्टा रिलेशन में ना हो। अब ना एग्जांपल आप ऐसा लो, ये सिमेट्रिक है, मजबूरी हो गई सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि A, B है ही नहीं, तो चेक क्या करोगे? फॉर एवरी A, B इन द रिलेशन B, A मस्ट आल्सो बी इन दैट रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक क्या? एक कम से कम एक ऐसा पेयर, तो यानी सर A, B यहाँ बन ही नहीं रहा है डिफरेंट A और B के साथ में,
तो क्या ढूंढेंगे, यही तो ढूंढते हैं एंटीसिमेट्रिक के लिए कि एटलीस्ट एक ऐसा ए कॉमा बी मिल जाए जिसके लिए बी कॉमा ए रिलेशन में ना हो। तो ये सिमेट्रिक भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है। तो रिलेशन विच इज सिमेट्रिक कैन नेवर बी एंटीसिमेट्रिक, गलत। जो सिमेट्रिक है उसको एंटीसिमेट्रिक भी हमने बना दिया, ये फॉल्स। सेकंड, an antisymmetric relation, an antisymmetric relation is can never be symmetric। सोचो अगेन क्या होगा, फॉल्स। ये वाला, ये एंटीसिमेट्रिक भी है सिमेट्रिक भी है। a relation which is not symmetric is always antisymmetric। A relation which is not symmetric is always antisymmetric। इसका ट्रू और फॉल्स बताना है। सोचना, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ। अब इसको हम लोग देखते हैं। नॉट सिमेट्रिक मतलब 1 2 लिया, 2 1 और 3। ये नॉट सिमेट्रिक है ना? क्यों है नॉट सिमेट्रिक? सर 3 1 है पर 1 3 नहीं है। फॉर एवरी पेयर a, b belongs to R, b, n must be in the R। तो 1 2 के लिए 2 1 है, 2 1 के लिए 1 2 है, 3 1 के लिए 1 3। और नॉट सिमेट्रिक है तो क्या है, 3 1, तो इसके लिए 1 3। एक ऐसा पेयर ढूंढ दो जिसका उल्टा ना हो, मिल गया, एंटीसिमेट्रिक। A relation which is not symmetric is always antisymmetric। अच्छा, हमें not antisymmetric दिखाना है। तो इससे तो नहीं मिला। नॉट सिमेट्रिक वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2, ठीक है, 2 1 नहीं है, 1 2 2 1। A relation which is not symmetric is always antisymmetric। तो नॉट सिमेट्रिक वाला केस हमें देखना है। सोचो, देखो मैं भी सोच रहा हूँ। और नॉट सिमेट्रिक करना है तो a, b के लिए b, a नहीं होना चाहिए। is always antisymmetric। 1 2 2 1 2 3। ये नॉट सिमेट्रिक है तो एंटीसिमेट्रिक भी है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। देखो अगर आप सिर्फ ये भी ले लोगे, क्योंकि नॉट सिमेट्रिक रखना है ना, ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक रखने में तो कोई भी एग्जांपल ले लो तो ये ट्रू होगा। तो जो रिलेशन नॉट सिमेट्रिक है वो हमेशा एंटीसिमेट्रिक होगा। लेकिन सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक ऐसे नहीं होंगे कि, देखो सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक ऐसे नहीं होंगे कि सिमेट्रिक ना हो। कुछ एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। एग्जांपल लिया था ना मैं, जैसे ये देखो, ये एंटीसिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान से समझना। अब हमारा अगला टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ रिलेशंस। एक्चुअली ये कंपोजिशन अगर आप अभी ना भी पढ़ो तब भी चलेगा, लेकिन टेस्ट पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि जब आप फंक्शंस का कंपोजिशन पढ़ोगे, एनसीईआरटी में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा दो रिलेशंस का कंपोजिशन। अब इसको कैसे फील करें, यानी कि क्या होगा सर, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो रिलेशन कंपोज होंगे। जैसे म्यूजिक कंपोज होता है ना, दो अलग अलग टाइप के सुर जब कंपोज किए जाते हैं तो एक अच्छा सा म्यूजिक बनता है। आपको तो पता ही है, सब सिंगर हो आप। तो अब हम लोग दो रिलेशंस को कंपोज करेंगे। बच्चों में इसको ना ये सीरियसली तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में तो आप समझ लो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फंक्शन में जब पढ़ोगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। डजंट मीन कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चों फंक्शन में पढ़ेंगे, हम लोग अभी ही पढ़ेंगे। आप बस हल्का सा दिमाग को ऑन रखना और रिलेशन को साइड में करके आप कॉमन सेंस इस टॉपिक को समझना। तो मैं दो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ,
ए मैंने लिया 1 2 3 4 5, बी लिया क्योंकि अभी जब मैं आपको एग्जांपल या क्वेश्चन समझाऊंगा तो उनमें ये रिलेशंस जब डिफाइन होंगे तो इन सेट्स में डिफाइन होंगे, ए बी सी में डिफाइन होंगे। ये है 3 4 5 7, सी है 3 4 5 6, ठीक है। अब एक रिलेशन डिफाइन हुआ है ए टू बी में, किस तरीके से, ए कोमा बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, और ये पहले ही बता दिया कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। Another relation S is defined from B to C such that C comma D, D is equal to C plus 1. Find S O R and R O S. बच्चों मैं आपको एक टिप भी दूंगा, S of R and R of S. अब इसको समझाने में मुझे एक छोटी सी दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को मुझे रिड्यूस करना है क्योंकि आपको मेरी बात समझ में आया। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात इमेजिन करवाना चाह रहा हूं, छोटी सी सिचुएशन। जब आप कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस को पढ़ रहे हो तब आप ये देखो कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, 1 R 2 और 1,2। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंपोजिशन समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको फील करवा रहा हूं। तो अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2 और 1,2 बिलोंग्स टू R, और R ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। बहुत आसान है, रिश्तेदार ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, रिलेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब आप समझ गए, यानी कि अगर एक रिलेशन R, अभी इसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आपने देखा R ऑफ A का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, रिलेटिव ऑफ A अंडर द रिलेशन। तो बच्चों ROS का मतलब होता है R ऑफ S ऑफ X, मींस इधर तो क्या आएगा, रिलेटिव ऑफ X, ठीक है। फिर रिलेटिव ऑफ X जो भी होगा उसका रिलेटिव अंडर द R। तो ये जो भी है मान लीजिए Y आया, ये क्या है, रिलेटिव ऑफ Y। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको बड़ा मजा आएगा कंपोजिशन पढ़ने में। तो अब कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो यहां देखिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C। A में है 1 2 3 4 5, B में है 3 4 5 6। रिलेशन डिफाइन किया R वाला, R इंटू बी में है, A प्लस 1 का रिश्तेदार नहीं है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का नहीं। फिर B2C में क्या हुआ, एज डिफाइन हुआ। कैसे हुआ, 3 का है, 5 का, 4 का है, 5 का नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, SOR। तो SOR का मतलब पहले से R के रिलेटिव ढूंढने चाहिए। तो R नाम का जो भी इक्विपमेंट है या R नाम का जो भी आइटम है या जो भी मशीन है वो तो A पर काम करती है, तो R ने 2 पर काम किया, यानी SOR में पहले R को देखेंगे। इसका मतलब क्या है, S ऑफ R ऑफ 2। तो देखो R ने जब 2 पर, क्योंकि R 1 पर तो काम कर ही नहीं सकता, तो R ने 2 पर काम किया तो क्या आया, 3। तो R ने पहले 2 पर काम किया तो 3 आया, 3 पर S ने काम किया तो क्या आया, 4। समझ रहे हो, ध्यान से समझना। 2 गया R में, क्या मिला, 3 गया S में, क्या मिला, 4। यानी बच्चों क्या हो गया, SOR ऑफ 2। तो ये 2 का रिलेटिव अंडर द R, पहले अंडर R ढूंढना है रिलेटिव 2 का, 3, फिर 3 का अंडर S 4, तो 2,4 SOR। फिर अब R 3 पर काम करेगा तो 3,4 4,5 तो 3, फिर R पहले काम करेगा 4,5 5,6 तो 3,6, फिर R 5 पर काम करेगा। यानी बच्चों SOR में आप ये याद रखना कि जब आप R
स्टार्ट कहां से करोगे, ये पेयर्स ढूंढना स्टार्ट कहां से करोगे, आर पहले काम करेगा। अब मान लीजिए मुझे आर ओ एस बनाना है, तो एस पर ध्यान दूंगा, एस पर 3 से बना 4 से बना 5, देखो 3 से बना 4, इस 4 पर कौन काम करेगा, पहले एस ने काम किया, अब इस 4 पर आर काम करेगा तो क्या देगा 5, तो 3, अब एस 4 पर काम करेगा 4, 5 नहीं है, तो बच्चों 4, 5 नहीं है, तो 4, कुछ बनेगा ही नहीं पेयर। फिर 5, 6, तो 6 का रिलेटिव अंडर आर नहीं है, फिर 5, 6 तो नहीं है, तो बस ये हो गया आर ओ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये कंपोजिशन होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इफ, ये बहुत सिंपल है, r इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, सारे पेयर्स का उल्टा कर दो, 2, 1, 4, 3, 6, तो r इनवर्स का मतलब है सर a का रिलेटिव b है, तो एलिमेंट और उसका रिलेटिव ऐसे पेयर बना करके r में लिखते हैं, और r इनवर्स में क्या लिखेंगे, रिलेटिव पहले रहेगा, एलिमेंट बाद में रहेगा, सिंपल। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इफ r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 3, find r inverse, hence find ro r inverse। ठीक है, इससे आपका एक डाउट जो है क्वेश्चन बैंक में, यानी जो शीट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए भेजी थी, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो उसमें नहीं है, एग्जाम्पलर में है, आपको मिल जाएगा, उसमें होगा तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। इसमें नहीं है, आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये निकालना, तो आप सीख लो यहाँ से। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आर इनवर्स क्या होगा, तो पहले बच्चों आर निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 का 2, देखो अगर आप ऐसे फील कर सको तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही कर लो, या फिर देख लो 1 का कौन है 2, 2 का 2 भी है, 2 का 3 भी है, ये आर को देख लो, और 3 का 4 है, 4 का 5 है, और 5 का 3 भी है। देखो चेक कर लो, 1 2 है, 2 2 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 3 भी। तो आर इनवर्स क्या होगा, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 2 का 2 भी होगा, 2 का 1 भी होगा, 2 का 2 भी होगा, 3 का 2 भी होगा, 3 का 5 भी होगा। समझ रहे हो ना? तो ये तो आर है। अब मुझे चाहिए आर ओ आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स, आर तो ऐसे काम करता है, और आर इनवर्स कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है। तो आर इनवर्स पहले काम करेगा ना, तो आर इनवर्स पहले किस पर काम करेगा, 2 पर। तो आर इनवर्स में जब 2 गया तो क्या मिला, 1 भी आया और 2 भी आया। 2 पर कौन काम करेगा, जब आर 1 पर काम, आर जब 1 पर काम करेगा तो क्या देगा, 2, और आर जब 2 पर काम करेगा तो 2 भी देगा और 3 देगा। तो बच्चों 2 का 2 से भी होगा और 2 का 3 से भी होगा, तो 2, 2, समझ में नहीं आया तो इसी चीज को बार बार रिमाइंड करके देखते रहना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आर इनवर्स में 3 डाला, आर इनवर्स में 3 डाला तो क्या मिलेगा, ऐसे जाता है ना आर इनवर्स, सिर्फ 2 मिलेगा सर, नहीं आर इनवर्स में जब 3 डालोगे तो 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, तो 2 भी मिला और 5 भी मिला। अब 2 आर में गया, 2 आर में गया तो 2 भी मिलेगा
और 3 भी मिलेगा। जब r में 5 डाला तो क्या मिलेगा, यानी 3, 2 भी हो गया, 3, 3 भी हो गया, 3, 2 भी हो गया, 3, 3 आगे बढ़ते हैं। अब r इनवर्स में डालते हैं 4, r इनवर्स में 4 डाला तो क्या मिलेगा 3। देखो और किसी का भी रिलेटिव नहीं है, r इनवर्स 4 का मतलब है कि 4 किसका रिलेटिव है, तो 3 का रिलेटिव। फिर 3 पर लगा r, 3 पर r लगेगा तो आपस से क्या आ जाएगा 4, समझ रहे हो ना। r इनवर्स 4 पर लगा क्योंकि r ऐसे लग रहा था, r इनवर्स ऐसे, r इनवर्स में गया 4 तो मिला 3, फिर 3 पर लगा r तो आया 4, तो इससे क्या हो गया 4 will also be in this relation। उसके बाद में r इनवर्स लगेगा 5 पर, तो 5 पर लगेगा तो 5 सिर्फ ऐसे ही आता है, यानी 4, और 4 पर लगा r तो आया तो 5, so it will be r o r इनवर्स। इसको बच्चों अच्छे से समझना और करना, आपसे हो जाएगा। देखो अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को समझते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, ये एक नया टॉपिक है। एक रिलेशन R डिफाइंड, a relation R defined on set A if it is reflexive, symmetric नहीं हो and it is transitive। तो सिमेट्रिक नहीं हो की जगह यहाँ पर करेक्ट डेफिनेशन में होगा कि विच इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। यानी मैं फाइनली बोलता हूँ, a relation defined on A will be partial order relation if it is reflexive, it is antisymmetric and it is transitive। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज नहीं पता थी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक, नाउ यू कैन चेक। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब चेक करते हैं whether the given relation is partial order relation or not। Check the given relations is partial order relations। पहला एग्जांपल है R a, b such that R is lesser than equal to b, a, b define belongs to n। मतलब n to n में डिफाइन हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जोड़े बन करके रिलेशन R में आएंगे, लेकिन कौन से जोड़े, a must be lesser than or equal to b। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। ये पार्शियल ऑर्डर कब होगा, जब ये क्या क्या हो, सिमेट्रिक, सॉरी एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन ही चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n, क्योंकि n से n में गया है, हमें क्या चाहिए, a बिलोंग्स टू r और नो। अगर r में आ गया, सिंस a is lesser than equal to a, for every natural number it is true, you can say that a will be in the r, that's why r is reflexive। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एंटी सिमेट्रिक चेक करें। मान लीजिए एंटी सिमेट्रिक के लिए मैं चेक करूंगा, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते थे, एक पेयर रिलेशन में ऐसा ढूंढना है जो a, b टाइप का हो और जिसके लिए b, a रिलेशन में ना हो। तो यहां प्रूफ दे रहा हूं, 1 is lesser than equal to 2 but 2 is not lesser than or equal to 1, मिल गया। तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया, सो इट इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्री चेक करते हैं। जब बच्चों रिलेशन सिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं हो, तो एक एविडेंस दे दो इस तरीके से, इतने में कंप्लीट थ्योरी है। लेकिन अगर एंटीसिमेट्रिक होता, ये एंटीसिमेट्रिक होने के लिए हमने प्रूफ दे दिया, अब अगर हमें रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ देना होता तो हम कहां तक देते, ऐसे देना पड़ता। तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं। यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक होने के लिए सिर्फ एक ऐसा पेयर ढूंढ करके दिया कि क्या 1, 2 इज इन द रिलेशन बट 2, 1 इज नॉट इन द रिलेशन, बस एक पेयर ऐसा ढूंढ करके दिखा दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी देखनी है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या, a, b फॉर एवरी a, b, b, c belongs to R।
A is lesser than equal to B, B is lesser than equal to C. This implies A is lesser than equal to C. ये मैं चेक साफ साफ दिख रहा है। A B या B से छोटा है, B C या C से छोटा है, तो A C या C से छोटा हुआ ना। This implies A comma C will be in the relation. This means R is transitive. तो R is reflexive, R is antisymmetric, and R is transitive. That's why R is partial order relation. एक और एग्जांपल देखते हैं। R defined such as A comma B, A is father of B. और मुझे बताओ कि क्या ये पार्शियल ऑर्डर होगा क्या? सर ये तो रिफ्लेक्सिव में फेल हो जाएगा। क्या आप आपके खुद के पिता हो क्या? नहीं ना। क्या A is father of A? No, it is not reflexive. Not reflexive. This implies R is not, क्योंकि A is father of A ऐसा लिखना एकदम गलत होगा। इसका मतलब R is not reflexive, so R is not partial order। ठीक है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हुआ। तो थ्योरी के नाम पर ये पूरा हुआ, जो भी बचा हुआ था थ्योरी कंप्लीट हुई। अब जो आपकी डाउट्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। So here it is the discussion on the questions asked previously in board exams. तो मयंक साहू नाम का विद्यार्थी, उसने जो डाउट्स पूछे मुझे अच्छा लगा, वो पढ़ रहा है। ठीक है, मयंक साहू अगर पढ़ रहा है तो बहुत सुंदर बात है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो मैंने आपको 11 क्वेश्चंस दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। वो एक रो से जिसमें 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट R इन सेट A। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5। रिलेशन इसमें लगा है। किस तरीके से लगा है? A, B such that mod of A minus B is divisible by 2। is equivalence relation, write all the equivalence classes of R। अब बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तो आपने ढूंढ लिया होगा। ठीक है, ये तो आपने ढूंढ लिया होगा ना। अब इक्विवेलेंस क्लासेस का आपको प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड, इसमें फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखो फिर वही टाइम लगेगा बच्चों डिस्कशन में। अगर आपको इक्विवेलेंस ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, मैं वापस से आपको उस बच्चे को इंडिविजुअली समझा दूंगा फोन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 माइनस 1। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव है, 2 भी रिलेटेड है, 3 भी रिलेटेड है। अब अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 होगा तो b माइनस ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं चलो कर देता हूँ। डाउट पूछा था बोर्ड का, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। इसमें आपको चेक फॉर इक्विवेलेंस करना है और आपको इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, ऑफ 2, ऑफ 3 यानी एंड फाइंड आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 4 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 भी आपको लिखना है। तो फॉर एवरी चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, for every A belongs to set A, हमें क्या लेना है? A को माय रिलेशन में कब फंसेगा? जब A माइनस A का मोड and 0 is divisible by 4। This means A comma A is in the relation। This means this implies R is reflexive। Symmetric, check for symmetry। For every A कोमा बी इन द रिलेशन, हमें बी कोमा ए का रिलेशन लेना है। तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, यानी क्या हो गया? 4 का मल्टीपल। इसका मतलब बी माइनस ए बी क्या रहेगा भाई? दिस मीन्स बी माइनस ए, अरे भाई 2 माइनस 3 का मोड लो कि 3 माइनस 2 का लो, बात तो वही है। तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। This implies that B comma A will also be in the relation. So R is symmetric।
अब हमें देखना है किसके लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए। तो चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फॉर एवरी a, b, c बिलोंग्स टू R, हमें लाना है कि a, c रिलेशन में है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो a माइनस बी का मॉड, b का मॉड a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी विल बी द मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस c विल बी द मल्टीपल ऑफ 4 अगेन। केवल k2 ले लिया क्योंकि हमें नहीं पता a माइनस बी जो 4 से डिविजिबल है तो कौन सा नंबर आ रहा है, तो हमने 4, लेकिन 4 का मल्टीपल आएगा, ऐसे ही 4 k2 ले लिया। अब मुझे लेना है मॉड ऑफ a माइनस c। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी कर लूं, देखो ये हमें क्या दिखाता है कि a माइनस बी या तो -4k होगा या माइनस, मतलब या तो -4k होगा या 4q डैश होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर b माइनस सी क्या होगा, या तो -4m होगा या प्लस का 4m डैश होगा, ये कुछ नहीं, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a माइनस सी जब आप सॉल्व करोगे कुछ भी कर लो, इन दोनों को ऐड करने से a माइनस सी आ जाएगा। ये दोनों केस लेते हो तब भी 4 का मल्टीपल आएगा दोनों का सम, ये दोनों केस लेते हो तब भी 4 का मल्टीपल आएगा, ये दोनों लो, यानी कि क्या आएगा हर सिचुएशन में a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी का मॉड इज डिविजिबल बाय, दिस मींस a minus a comma c is also in the relation, this means R is, यानी a minus b को आप कुछ भी मान लो, b minus c को आप कुछ भी मान लो, इन दोनों से भी करोगे तब भी a minus c आपका 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, इन दोनों से करोगे तब भी 4 का मल्टीपल, यानी a minus c हमेशा 4 का मल्टीपल ही आना। अब इक्विवेलेंस क्लास की बात थी तो हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। अब आप फील कैसे करोगे, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। सर ऐसे में रिलेशन बैठाना है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 हो जाए, तो 1 का 1 से हो जाएगा, 1 का 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 2 की देखते हैं, 2 से तो होना ही है और किसी से नहीं बैठेगा, देख लो 2 का 1 से नहीं है, डिफरेंस डिविजिबल बाय 2। तो बच्चों अभी पूरे डिस्कशन को आप क्या कर लो, डिविजिबल बाय 2 से समझ लेना, तो वो अब तक का जो प्रूफ था वो तो सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 लेकर के चल दिया। ठीक है, तो जहां जहां भी 4 था वहां 2 कर लेना, फर्क तो अब पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में अब आप देखो इक्विवेलेंस क्लास देखना है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 का 1 से है, 1 का 2 से नहीं होगा, 1 का 3 से, 1 का 5 से, तो 1 3, 2 का क्या जाएगा 2 4 6, 6 रहा ही नहीं, खाली 2 4, क्योंकि 2 माइनस 2 का मॉड डिविजिबल बाय 2 है, 2 माइनस 4 का मॉड डिविजिबल बाय 2 है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 1, क्योंकि 3 माइनस 1 माइनस 2 का मॉड 2 इज डिविजिबल बाय 2, और 1 3 4 की इक्विवेलेंस क्लास 2, 4। नाउ आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट एन इक्विवेलेंस क्लास इज। ये आ जाएगा 1 3, उसने बोला था राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस, तो हियर वी हैव रिटन ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस। और पहले में मेरे से गड़बड़ नहीं हुई है, जहां जहां भी सॉल्यूशन में 4 है आप वहां 2 कंसीडर कर लेना, सॉल्यूशन वही रहेगा। तो ये बोर्ड के क्वेश्चंस थे, आई होप कि अब आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया था 2015 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको दिख रहा है n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्वेश्चन नंबर 6 2015 में 6, वो जो मैंने आपको 11 क्वेश्चंस भेजे थे ना, उसका क्वेश्चन नंबर 6। लेट n denote the set of all natural numbers and r with the relation r on n cross। फील करो बच्चों, बार बार मैं नहीं करवाऊंगा, यानी n क्रॉस n में न जाने कितने पेयर्स होंगे, तो r n क्रॉस n से n क्रॉस n में लग रहा है, कैसे लग रहा है, a, b is related to c, d, कैसे, ad into b plus c is equal to bc into a plus d, so that r is an equivalence, r is equivalence।
बच्चों मेरा मन तो खूब कर रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम को आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे करूं, फिर पता है प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैं कहीं अटकूं जैसे आप अटके हो, फिर मैं आपको बोलूं कि अरे गॉट ट्रैप्ड, परेशानी आ गई, फंस गए, फिर मैं आपको ज्ञान दूं। मैं क्लास में यूजुअली ऐसे ही करता हूं, देखो फंस गया ना बच्चों, ऐसे फंसते हो आप। लेकिन अभी वही टाइम शॉर्टेज, क्योंकि वीडियो जितना लंबा होगा उतना मुझे उसको कंप्रेस करने में दिक्कत जाती है, एडिट करने में दिक्कत जाती है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन टीचिंग इज डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फिजिकल टीचिंग। यानी क्लास टीचिंग अलग होती है, उसमें मेहनत नहीं लगती, उसमें खड़े खड़े जाओ, पढ़ा करके आ जाओ बस। ओके, तो मैं आपको बस एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी जब मैं आपकी तरह कहीं किसी सिचुएशन में आकर के उलझ जाता तो मैं वहां पर बोलता कि बच्चों जब भी आप ऐसे उलझ जाओ, ऑलवेज थिंक या ऑलवेज सिंप्लीफाई या ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द रिलेशन। ये जो रिलेशन है जो दो जोड़ों के बीच में काम कर रहा है, क्योंकि n क्रॉस n में इधर भी जोड़ा होगा, n क्रॉस n में इधर भी जोड़ा होगा, तो ये रिलेशन जोड़ों को रिलेट करता है, ना कि एलिमेंट्स को, क्योंकि जोड़ों से जोड़ों में लगा रहे हैं, पेयर्स से पेयर्स में लगा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज आप सिमेट्री और रिफ्लेक्सिविटी तो आराम से चेक कर लोगे, ट्रांजिटिविटी में आप फंस जाओगे। तो जब भी कोई रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, आई रिपीट, whenever you get a relation in complicated form, always try to simplify that relation कि ABCD के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे ये रिलेशन सुलझा हुआ है, ये सुलझा हुआ नहीं, तो क्या करें, देखो गिवन रिलेशन क्या है, ABD मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस ACD इज इक्वल टू ABC प्लस BC, अब डिवाइड बाय ABCD, A इंटू B इंटू C इंटू D, तो क्या है 1 बाय C प्लस 1 बाय B इज इक्वल टू 1 बाय D प्लस 1 बाय A। तो बच्चों क्या सीखे, A, B is related to C, D under the condition A by A plus 1 by D, 1 by A plus 1 by D is equal to 1 by B plus 1 by C. 1 by A plus 1 by D is equal to 1 by B plus 1 by C. अब हम इस रिलेशन को आराम से चेक करते हैं। अब हमारे लिए जो कंडीशन है वो मॉडिफाई हो गई। अब हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज यहाँ हमने पकड़ लिया कि A, B is related to C, D कैसे, is 1 by A plus पहले का रेसिप्रोकल लास्ट वाले का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 by B प्लस, और रिलेशन हमें याद भी हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप इजीली कर पाओगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। फॉर एवरी A, B lying in n क्रॉस n, क्योंकि n क्रॉस n से n क्रॉस n में लगा, A, B का जोड़ा A, B से रिलेट हो जाना चाहिए। तो हमें लाना क्या है, इधर रफर साथ में A, B और A, B कब लिख पाएंगे, जब 1 by A प्लस 1 by B विल बी इक्वल टू 1 by B प्लस 1 by A होगा, जो कि होता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा, 1 by A प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1 by B प्लस 1 by A। अगर ऐसा लिख दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A, B is related to A, this means R is reflexive। ये लिखना तो बच्चों एक आर्ट है बहुत, जब आप सीख जाओगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। इवन आप YouTube पर वीडियो बनाने का सोचोगे, अरे कि सबको पढ़ाना नहीं है तो मैं पढ़ाता हूँ तरीके से, एक बार ये लिखना सीख गए ना, लाइन टू लाइन चलता है। लेकिन बच्चों ये लिखना उसी को समझ में आएगा जिसको अच्छे से पता है कि हमें लिखना क्या है। For every element of set A, if A is related to itself, then the relation is reflexive. For every pair A, B, which is already in the relation, अगर हम B, A को प्रूव कर दें तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। For every A, B and B, C, if A, C is in the relation, then it is transitive, reflexive। अब सिमेट्री के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि दुनिया में, सॉरी इस रिलेशन R में जितने भी पेयर्स, सिमेट्री चेक कर रहे हैं, जितने भी पेयर्स यानी फॉर एवरी A, B रिलेटेड टू C, D, इसका मतलब कोई हम इधर के एक जोड़े इधर के एक जोड़े की रिलेशनशिप को लेकर के नहीं चलते हैं। जितने भी ऐसी रिलेशनशिप है जो इधर के जोड़े और इधर के जोड़े के बीच में है, तो उल्टी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो फॉर एवरी दिस, अब हमें क्या चेक करना है,
इधर तो सॉल्यूशन, इधर रफ वर्क। क्या चेक करना है? चेक करना है टू चेक कि सर C, D आर A, B भी आ जाए। इट मीन्स 1/C प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/A आ जाए, आएगा। अगर ये ऐसा है तो 1/A प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/C। ये तो हमें परमिशन है क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। अब ये वही तो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो 1/C प्लस 1/B तो 1/D प्लस 1/A, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर ऐसे लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? C, D is also related to A, B. And for every this type of relationship also exists. This means, this implies that R is symmetric. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी अब अगर मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, ठीक है, मतलब मुझे ए बी सी डी, ए बी एंड बी सी ये ऑलरेडी रिलेटेड है, लेकिन ये एलिमेंट्स में होता था, अभी हमें पेयर्स में लेकर के चलना पड़ेगा। फॉर एवरी A, B रिलेटेड टू C, D एंड C, D रिलेटेड टू E, F। ऐसी जब भी रिलेशनशिप बनेगी तो उस रिलेशन में A, B अगर E, F से भी रिलेशन खाता हो या बनाता हो, दैट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। पढ़ते पढ़ते अगर आपका दिमाग खराब हो जाए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाओ और वहां ये देखो कि रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं, सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाओ, मेरे मेथड्स को कॉपी करने की कोशिश मत करो। देयर इज ओनली वन वे कि आप इमेजिन अच्छे से करो, आपको रिलेशन में मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हमें लाना क्या है? हमें ये लाना है टू चेक। अगर हम लोग A, B रिलेटेड टू E, F कर दे तो मजा आ जाएगा। ये कब होगा? जब हम 1/A प्लस 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/E ले। एक बार देखो, मैंने रिलेशन रट ही लिया था, ये ले, ये रहा लाइन देखो। अगर ये ऑलरेडी ये दो पेयर्स n क्रॉस n के आपस में रिलेटेड हैं तो मैं इधर क्या लिखूंगा? 1/A प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/C। ये कम इससे क्या लिखूंगा? 1/C प्लस 1/F 1/D प्लस 1/E। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी जब चेक करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में ऐड करने से बात बन जाती है। देखो, हमें C और D नहीं चाहिए, तो जब आप ऐड करोगे ना तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/A प्लस 1/F, ये आपको ऐड करना है, तो इधर क्या आ जाएगा? 1/B प्लस 1/E, क्योंकि देखो 1/C प्लस 1/D, 1/D प्लस 1/C कट जाएंगे दोनों। ये क्या है? ये रिलेशन आ गया। दिस मीन्स A, B is related to E, F. This means R is ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों की जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जिनका दिमाग थोड़ा अच्छा काम करे ना उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ को शायद दिक्कत आएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट थोड़ा स्पेसिफाई करना, क्योंकि क्या है ना बच्चों, आपके चेहरे मेरे सामने नहीं है, होते तो मुझे पता लग जाता चेहरा देखते ही कि आपको किस टाइप का डाउट है। अभी मेरी मजबूरी है और आपकी भी है, तो आप बस छोटा सा एक काम कर देना, मुझे थोड़ा हिंट दे देना, और आपका एकदम दिमाग फ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो गो टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको अच्छे से समझो, फिर इस पार्ट को देखना, अदरवाइज मत देखना, डिस्कशन तभी लेना। क्या होता था कि रिलेशन जब पहले एलिमेंट से एलिमेंट में लगता था, उनकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करना आसान है। अभी क्या कर रहे हैं? जोड़ों से जोड़ों में, कॉन्सेप्ट्स वही हैं सब। एक बार बस इतना सा दिमाग में रखना है कि ये जोड़ा ये जोड़े से रिलेटेड है, फिर वो वाला जोड़ा यानी जोड़े टू जोड़े चल रहा है, पेयर्स टू पेयर्स, बस इतना सा डिफिकल्ट। तो आई होप कि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब आपसे सारे हो जाएंगे, कोई डाउट आपको नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप वापस से पूछ लेना। तो बोर्ड के क्वेश्चन जितने भी पूछे थे मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बोर्ड में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी डाउट आया था, तो 9 में बस 9 में जिसको भी पर्सनली डाउट है मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है।
बाकी सब ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चन सब आपसे हो जाएंगे सारे, कोई नई चीज इसमें नहीं है। अब देखो, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 13 डाउट पूछा है। अब मुझे उम्मीद है कि 13 हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये वाला रिलेशन है कि a, b और c, d सच दैट a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस। देखो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होगा एन इक्विवेलेंस, अभी तो किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का, जो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट 2 से जो डाउनलोड किया था ना, उसमें ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का 13 क्वेश्चन है, इजीली आपसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 भी डाउट पूछा है, ये भी अभी डिस्कस किया हो जाएगा। ये वाला AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू ए प्लस डी। अभी इसको किए ना, ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन हो तो रिलेशन भी क्या था, इक्विवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपसे हो जाएगा एक्सरसाइज 1 का। फिर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको मैं बता देता हूं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 20, R be a relation on set A such that R be a relation on set A such that ये एक ऐसा रिलेशन है कि R इक्वल टू R इनवर्स, देन R इज। अब बच्चों R में आप कुछ भी रखो, अगर A को मैं इस वाली फील करूं, आपसे पूछा है देन R इज। ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव और डी नन ऑफ दिस। फील करो ऐसे पेयर्स, फिर उनके उल्टे पेयर्स इधर होंगे और R इक्वल टू R इनवर्स है। इसका मतलब अगर A कोमा B इधर है तो R इनवर्स में क्या होगा बच्चों, B कोमा A होगा। अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि R और R इनवर्स बराबर है, तो B कोमा A इधर भी होगा और A कोमा B इधर भी होगा। समझने की कोशिश करना। अगर R में गलती से 1,2 आ गया तो R इनवर्स में 2,1 आ जाएगा। अब चूंकि R और R इनवर्स बराबर हैं, तो ये दोनों कब बराबर होंगे सर, अभी तो बराबर नहीं है, तो 2,1 इधर होना चाहिए, इधर 1,2 होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये दोनों के दोनों रिलेशन क्या हो जा रहे हैं, सिमेट्रिक हो जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की गारंटी देखो, ये एग्जांपल दिया, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिविटी 1 2 है, 2 1 है, 1 1 कहां है। ठीक है, कहने का मतलब सिमेट्रिक की तो गारंटी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि R इक्वल टू R इनवर्स होने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों बराबर हैं तो इधर जितने भी A कोमा B हैं तो R इनवर्स में B कोमा A, अब दोनों बराबर हैं तो A कोमा B और B कोमा A इधर भी मौजूद होगा और इधर भी मौजूद होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक की कंडीशन तो गारंटीड फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है R on A, A क्या है 1 2 3 4। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2 नहीं R from A to B, B है आपका 1 3 5 और किस तरीके से डिफाइंड है, A R B such that A is lesser than B, find R O R इनवर्स। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो बच्चों पहले R डिफाइन कर लेते हैं। तो R कैसे काम कर रहा है, R A to B में काम कर रहा है। A में क्या है 1 2 3, B में क्या है 1 3 5। R कैसे काम करता है, R काम करता है A is lesser than B, तो 1 is lesser than 3, 1 is lesser than, फिर 2 पर कैसे काम करेगा, 2 is lesser than 3, 2 is lesser than 5, 3 पर कैसे काम करेगा, 3 is lesser than 5, 4 is lesser than, ये तो R का काम है, ये R A to B में काम कर रहा है। फिर R इनवर्स B to A में काम कर रहा है, ये R इनवर्स को दोबारा बना लो, B to A में काम कर रहा है। अब एक काम करो ना, B को यहाँ लिख दो, A को यहाँ लिख दो। अब R इनवर्स कैसे काम करेगा, R जब आपने लिख दिया, R क्या था 1 3 1 5 2 3 2 5 3 5 4 5, तो R इनवर्स क्या आ जाएगा 3 1, R इनवर्स क्या आ जाएगा 3 1। ठीक है,
तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 1 3 2 5 1 5 3 5 4, तो जितने भी पेयर्स थे, व्हाट डू आई वांट टू से इज कि आर आपने क्या लिखा 1 3 1 5 2 3 2 5, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए। इन दोनों ए से बी में रिलेशन डिफाइन है 3 5 बस, और एक और है 4 5। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इट्स क्वाइट सिंपल, सारे पेयर्स को उल्टा कर लो 3 1 5 1 3 2 5 2 5 3 5 2। इसी चीज को मैंने यहाँ समझाया 3 1 3 2 3 1 3 2 सब मिलेंगे आपको। तो ये तो बच्चों ने सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा, मैं तो यहीं से क्वेश्चन को करूँगा। अब मुझे चाहिए आर ओ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स किस पर काम करता है? बी पर काम करता है, क्योंकि आर अगर ए टू बी काम करता है तो आर इनवर्स बी टू ए काम करेगा, क्योंकि ये ए का था ये बी का था, सेट ए का सेट बी का। आर इनवर्स में सेट बी का सेट ए का, यानी सेट बी के एलिमेंट्स पर काम करेगा। तो आर इनवर्स में मैंने क्या डाला? सबसे पहले 1 डाला। तो आर इनवर्स में 1 डाला तो 1 किसी का भी रिलेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ आर इनवर्स 1 का मतलब है कि 1 किस का रिलेटिव है? किसी का भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आर इनवर्स में, तो जब आर ओ आर इनवर्स में 1 जाएगा तो बच्चों कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 जब आर इनवर्स में गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो अब आर इनवर्स पर क्या जाएगा? 3 जाएगा। तो आर इनवर्स में जब 3 जाएगा तो आर 1 3 है, आर 2 3 है, तो आर इनवर्स 3 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो 1 भी और 2 भी। अब इस पर 1 पर आर लगा, आर इनवर्स में 3 गया तो क्या है? 1 या 2। आर में अगर 1 जाता है तो 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, 3 5। आर में अगर 2 जाता है तो 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है। इसका मतलब बच्चों क्या क्या पेयरिंग हो गई? 3 की 3 से हो जाएगी, 3 की 5 से भी हो जाएगी, 3 की 3 से लिख दिया हमने, 3 की 5 से लिख दिया हमने। अब आर इनवर्स में डालो आप 5, क्योंकि आर इनवर्स किस पर काम करता है? बी पर। 5 गया तो आर इनवर्स में जब 5 डाला तो क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 जाएगा आर में, आर इनवर्स जो देगा वो आर में जाएगा। आर 1 में गया तो 3 और 5, यानी 5 3 5 5, समझ रहे हो ना? 5 3 5 5। 2 आर में गया तो 3 5, इसका मतलब 5 3 5 5 लिख चुका हूँ। 3 आर में गया तो 3 आर में गया तो सिर्फ 5 5 लिख चुका हूँ। 4 आर में गया तो 5 5 लिख चुका हूँ। सो दिस इज, अब आर इनवर्स किस पे काम करेगा? 1 पर कर लिया, 3 पर कर लिया, 5 पर कर लिया, इट्स क्वाइट सिंपल। So this is RO R inverse. So which option? So you can see that option number 3rd, 27th में option number 3rd 3 3 3 5 5 3 5 5, so will be the correct option. अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 ये डाउट पूछा गया है। r इज इक्वल टू 3,3, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों, मैं पूरा लिखने नहीं बैठूंगा, आप देख लो क्वेश्चन को। सेट ए में रिलेशन डिफाइन है, देन रिलेशन इज, ठीक है। देखो सेट ए में डिफाइंड है तो आप अच्छे से पहले कंफर्म कर लो ये सेट ए है। अब रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है। ये सब अगर पूछ रहा है तो चेक कर लेते हैं। देखो 3,3 रिलेशन में है क्या? बिल्कुल है, अच्छे से देखना। 6,6 है, 9,9 है, 12,12 है, तो रिफ्लेक्सिव है। R on A is reflexive। R आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अब R on A is, अब सिमेट्री देखते हैं। देखो सिमेट्री के लिए A, B टाइप का पेयर ढूंढा जाता है। हर A, B के लिए B, A भी होना चाहिए। फॉर एवरी A, B इन द रिलेशन B, A मस्ट आल्सो बी इन द रिलेशन।
तो 6,12 तो 12,6 नहीं है, निपट गया। देखो अच्छे से देख लो, जब आप देखोगे तो 6,12 रिलेशन में है बट 12,6 नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन 6,12 is in the relation but 12,6 is not in the relation, it is not symmetric। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं, ट्रांजिटिविटी ऑफ R। तो ट्रांजिटिविटी देखना तो बच्चों बहुत मेहनत का काम है, हर एक उसके लिए देखना पड़ता है। तो आप देखना, क्वेश्चन को देखना लगातार, मैं इधर देख रहा हूँ क्वेश्चन को। 3,3 आपको A, B और B, C ढूंढना है, ठीक है, A, B, B, C। 3,3 और उसमें किस किस को छोड़ देना होता है, A टाइप या B, B टाइप है। 3, 3, 6, 6, 9, 9 इनको छोड़ दो, 12, 12। तो 6,12 है, तो 12 का आगे कनेक्टिविटी किसी से भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे 3,9, 9 की कनेक्टिविटी, ठीक है, नहीं है। 3,9 है तो 9 की कनेक्टिविटी किसी से भी नहीं है। 3,12 है, 12 की कनेक्टिविटी आगे 12 से कोई स्टार्ट ही नहीं रहा, 12,12 को नहीं लेंगे, इसका भी नहीं बन रहा है। 3,6, 6 से कोई आगे चालू नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो 3,6 है रिलेशन में, ट्रांजिटिविटी के एक सबूत मिला है। 3,6 और 6,12 किस में है, रिलेशन में है, बट 3,12 इज नॉट इन द रिलेशन। देख लो अच्छे से, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव के लिए आप A, B ढूंढते हो, फिर B, C ढूंढते हो। तो यहाँ पर जब आप ढूंढो ना, तो इस टाइप के मत ढूंढा करो कि 1, 3 ढूंढ लिया फिर 3, 1 ढूंढो, क्योंकि 1, 1 तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव अगर हो गया तो 1, 1 तो उसमें मिलना ही है, ठीक है। और ऐसे भी मत ढूंढा करो कि 1, 2, 2, 1। अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1, 1, 1, 2 हो गया, 2, 1 हो गया, 1, 1 तो मिलता है। तो आप क्या किया करो, जब रिफ्लेक्सिव हो जाए तब आप सीधा A, B, B, C ही ढूंढा करो, जहां पर C और A इक्वल नहीं है और ये बस दोनों इक्वल है, यानी इस टाइप का। 1, 3 ढूंढ लिया तो 3, 5 ढूंढो, तो 1, 5 भी होना चाहिए। ये मैं आपको जब ट्रांजिटिविटी चेक करना सिखा रहा था तब भी मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको यहाँ सबूत दे दिया। इफ अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हियर इट इज द सॉल्यूशन कि ये दोनों पेयर रिलेशन में है। 3, 6, 6, 12 कनेक्टेड A, B, B, C पर A, C यानी 3,12 is not in the relation, so it is not transitive. Next question number 6, ये पूछा गया था 2005 में। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। Consider the following relation R on the set of real square matrices। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, आप इसको मत करना क्योंकि मैट्रिसेस आपने पढ़ी नहीं है, तो ये डाउट इसको रहने दो, इसको लिख देना मैट्रिसेस आएंगे या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तब करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे आपने डाउट नहीं पूछा है, तो आई होप कि आपसे बन गया होगा, लेकिन अगर डाउट है तो आप पूछ लेना। बट क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने नहीं पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग पूछेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं और रिलेशन इस तरीके से लगा हुआ है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, x इक्वल टू डब्ल्यू वाई, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर सम रैशनल डब्ल्यू, डब्ल्यू इज रैशनल। फिर s बोला है, ये तो r है, s है m by n p by q, where m, n, p, q are integers, such that n और q 0 नहीं है। और एक और रिलेशन है एंड qm इज इक्वल टू pm। आपसे पूछा जा रहा है कि r और s पर कमेंट कर रहे हैं, क्या दोनों इक्विवेलेंस हैं, क्या r इक्विवेलेंस है s नहीं है, s इक्विवेलेंस है r नहीं है, मतलब r और s की इक्विवेलेंस पर कमेंट कर रहे हैं। तो पहले r को पकड़ते हैं। अब आप ये देखो कि x और y क्या है, x और y रियल नंबर्स। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको तो छोड़ो अभी थोड़ी देर में, इसको समझो। रिलेशन लग रहा है r नाम का, रियल नंबर्स के कलेक्शन से रियल नंबर्स के कलेक्शन में। किस तरीके से, x will be related to y if
x कैन बी रिटन एज। तो सबसे पहले मुझे ये समझाने में मदद करो कि सर अगर मान लो इधर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, इधर भी रियल नंबर्स हैं, तो क्या √2 और √3 में रिलेशनशिप बैठाई जा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि √2 कैन नॉट बी रिटन एज रैशनल इनटू √3। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y क्या होना चाहिए सर? अच्छा ये बताओ, 0 और √2 विल बी इन द रिलेशन और नॉट? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 w इंटू √2, तो w में क्या लिख दूंगा? 0। ओके, अब यहां से आपको हिंट मिल गया। अब देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आप ये नहीं कि सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव तरीके से करने लगे। आपको अगर हर एक रियल नंबर की बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। समझ में आ गया रिलेशन? तो सर हर एक रियल नंबर √2 इज इक्वल टू 1 इंटू √2, हर एक रियल नंबर के लिए सर ये क्या होगा? खुद से रिलेटेड होगा। √2 इज रिलेटेड टू √2, √3 इज रिलेटेड टू √3, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे। फिर अब अपने को सिमेट्री देखनी। तो अभी हमने क्या देखा था? √2, 0, सॉरी 0, √2 is in the relation. ऐसे 0 can be written as 0 into √2, ये x ये y, but √2, 0 does not in the relation. कैसे? अगर x, y रिलेशन में है तो √2 को यहाँ w बताओ क्या होगा? नहीं बता सकते। कोई भी ऐसा रेशनल नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के √2 दे देते। तो पकड़ में आ गया ना? सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर समझ लो कि ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। यानी इसकी तो प्रोफाइल पता लग गई, ये नॉट इक्विवेलेंस। सर आपको कैसे पता लगा कि 0 से ट्राई करेंगे? जब आप बच्चों सोचोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आप और किसको बैठाओगे? 0 ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखो √2 और √3 के बीच में तो रिलेशनशिप बैठा नहीं सकते। √2 और 2√2 में बैठा सकते हो, तो 2√2 और 2 में भी बैठ जाएगा, क्योंकि दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इज इक्वल टू, ये लिखा रैशनल इनटू दिस, इसको भी लिख सकते हैं दिस इनटू दिस। तो क्या है कि यहाँ जो रैशनल है उसके नीचे ये वाला नंबर तब ट्रांसफर नहीं होगा जब यहाँ 0 आ जाए। यानी कि अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है तो वो गड़बड़ होगी। अदरवाइज यहाँ कोई भी रैशनल है तो वो इधर आकर के 1/, हो जाएगा और इधर 1/, तो इधर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा तो x कैन बी रिटर्न एज रैशनल इनटू रियल, तो बच्चों y कैन आल्सो बी रिटर्न एज y इक्वल टू रैशनल इनटू सम x। गड़बड़ कब होगी? जब यहाँ 0 है। ठीक है, यानी ये तो नॉट इक्विवेलेंस हो गया ड्यू टू इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आप टाइम मेंशन कर देना कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो r है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर आप समझ गए तो बताना कि ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखते हैं s इसको। ये क्या है बच्चों? s के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, कहां से कहां लग रहा है, तो हम क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सर पता तो होना चाहिए कहां से कहां लग रहा है। ठीक है, तो देखो हमें सिर्फ ये पता रखा है कि m, n, p, q आर इंटीजर्स, और इस तरीके से रिलेशन लगा। तो देखो m by n इज रिलेटेड टू p by q, n और q 0 नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल। इंटीजर बाय इंटीजर, m और n इंटीजर, तो रैशनल से रैशनल में लगा है। m by n का कलेक्शन जहां n 0 नहीं है, m और n इंटीजर से। आई रिपीट, m और n के कलेक्शंस, रेशियो ऑफ इंटीजर बाय इंटीजर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट 0, ये रैशनल का कलेक्शन है। और ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स का कलेक्शन है। यानी s किससे किस में लगा है? q से q में लगा है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें समझ में आ गया s is defined on rational numbers to rational numbers such that ये दोनों कब रिलेशन में होंगे? qm is equal to pn। अब अगर qm is equal to pn है तो इसका मतलब क्या होगा?
m बाय n इज इक्वल टू p बाय q, ऐसा बोल सकते हैं। और n को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, q को भी कर सकते हैं। रीजन ये दोनों जीरो नहीं है। इसका मतलब इस रिलेशन को आप समझो और बताओ कि अगर ये 1/2 है तो ये 1/2 से तो रिलेटेड है ही, साथ में 4/8 से भी रिलेटेड है, साथ में -2/-1 से भी रिलेटेड, सॉरी -1/-2 से भी रिलेटेड है, साथ में 8/16 से भी रिलेटेड है। अब आप समझ गए कि क्योंकि बच्चों रिलेशन की अगर रिफ्लेक्सिविटी या सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो पहले रिलेशन को तो समझो। इन द सेम वे 3 is related to 6/2, 3/1, 9/3, समझ में आया? तो हर एक रैशनल नंबर खुद से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? हर m/n से होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव है। अगर m/n इज इक्वल टू p/q है तो p/q इज इक्वल टू m/n होगा कि नहीं होगा? सिमेट्री भी है। m/n आप सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, m/n अब इक्वल टू p/q है तो m/n रिलेटेड टू p/q। फिर p/q किसके बराबर है? pq r/s तो m/n और r/s में भी रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। इट इज इक्विवेलेंस। तो r is not equivalence but s is equivalence. So this is the end of discussion. आपको और भी कोई डाउट है? और मुझे लगा डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बच्चों मुझे जहां से लगता था कि आपको यहाँ से डाउट आ सकते हैं, जैसे इक्विवेलेंस क्लास वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो वाले रिलेशन के क्वेश्चन जिनमें पेयर टू पेयर रिलेशनशिप होती हो वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आई होप कि आपसे सब कुछ हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9893783828 9893783828 या कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन करके क्वेश्चन मेंशन करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। 25 तारीख को टेस्ट है। बी रेडी फॉर द टेस्ट। ऑल द बेस्ट। सो बाय एवरीवन। अच्छा, टेस्ट के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जो नए कैंडिडेट्स नए स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड नहीं है या इफ दे डू नॉट नो अबाउट कोर एकेडमी तो वो कोर एकेडमी के नंबर 9630-588-100 पे कॉल करके कैसे टेस्ट देना है पूछ सकते हैं। टेस्ट देने के लिए तैयारी कैसे करोगे? वीडियो 1, वीडियो 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी बन चुका है। इसको बढ़िया पढ़ करके जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया क्या क्या दिया है, एनसीईआरटी दिया था, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मेंशन किया, फिर प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने आपको एक लिंक दिया था जो कि पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डाउट पूछो। जो आप डाउट पूछोगे तब कई डाउट उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। फाइनली बाय।